अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चलिए आज हमारा जो न्यूक्लियस वाला जो लेक्चर है उसका सेकंड पार्ट है। इसके फर्स्ट पार्ट में सिर्फ हमने न्यूक्लियस की जो स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी। अब ये न्यूक्लियस का जो सेकंड लेक्चर है, ये न्यूक्लियस का सेकंड लेक्चर है जो कि प्योरली हम किसके ऊपर बात करेंगे, हम क्रोमोसोम्स के ऊपर बात करेंगे। ठीक है जी, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर हमें पता है डीएनए है और डीएनए खुद को लपेट देता है और क्या बन जाता है, क्रोमोसोम्स बन जाता है। तो आज हमारा जो प्योरली लेक्चर होगा वो क्रोमोसोम्स के ऊपर होगा, क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर के ऊपर होगा और जो क्रोमोसोम्स के टाइप हैं उनके ऊपर हम क्या करेंगे, हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर भी ये वर्ड जो क्रोमो जो है, वर्ड क्रोमो वर्ड का मतलब होता है कलर्ड। क्रोमो वर्ड का मतलब क्या होता है, कलर्ड। ठीक है, और सोम का मतलब पता है हमें, बॉडी या स्ट्रक्चर। मतलब ऐसा बॉडी या स्ट्रक्चर से जो स्टेनिंग के दौरान, स्टेनिंग एक टेक्निक है, ठीक है, बायोलॉजी में, स्टेनिंग के दौरान कलर को रिप्रेजेंट करे, कलर जाहिर करे, अपना अपना जो है वो रंग जाहिर करे, ऐसे बॉडी स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया था क्रोमोसोम। तो जब हम क्रोमोसोम्स को देखते हैं और देखने के लिए जब हम क्या करते हैं, उसके ऊपर स्टेन लगाते हैं, कुछ कलर लगाते हैं, तो क्रोमोसोम्स कलर शो करता है, अपना कलर जाहिर करता है। ठीक है ना, इसलिए इसका नाम पड़ा क्रोमोसोम का। ठीक है जी। अब ये क्रोमोसोम है क्या? इट इज द कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए। तो याद रखिएगा, जो क्रोमोसोम्स है वो दरअसल डीएनए का कंडेंस फॉर्म है। अब होता है क्या, जो हमारा जो सेल है उसके अंदर टोटल कितने क्रोमोसोम्स है हमें पता है, 46 क्रोमोसोम्स है। ठीक है, अगर हम सारे 46 क्रोमोसोम्स को हम खोलकर और आपस में जोड़ दें, सारे क्रोमोसोम्स को खोलकर हम आपस में जोड़ दें, तो कितना, आपको पता है कितना डीएनए हो जाएगा? लगभग 2.2 या हम कहेंगे 2 मीटर लॉन्ग डीएनए हो जाएगा। 2.2 मीटर, या हम कहें कि 2 मीटर क्या हो जाएगा, वो डीएनए होता है। मतलब हमारे एक सिंगल सेल के अंदर 2 मीटर लंबा डीएनए होता है। इतनी तो हमारी खुद की अपनी साइज नहीं है, लेकिन ये देखो कितना बड़ा खुदा का करिश्मा है कि हमारे एक सिंगल सेल के अंदर 2.2 लॉन्ग मीटर डीएनए है। इसका मतलब है, अगर मैं ये जो डीएनए है हमारा, मैंने पूरी बॉडी की, अगर मैं सारे सेलों से मैं डीएनए निकाल दूं और डीएनए निकाल कर मैं जोड़ कर मैं जोड़ दूं, तो आपको पता है कितना लंबा डीएनए हो जाएगा? इतना लंबा डीएनए हो जाएगा कि हम इस डीएनए को मून पर लेकर जाएं और मून पे हम क्या करें, इस मून को 2.5 मरतबा डीएनए से लपेट लेंगे, फिर भी डीएनए हमारा वापस अर्थ पर पहुंच जाएगा। तो इतना लंबा चौड़ा डीएनए है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है जी, एक सेल में आप अंदाजा लगाए ना, एक सेल में 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए है। तो पूरी बॉडी का अगर मैं डीएनए निकाल दूं तो वो चांद को 2.5 मरतबा लपेट कर वापस अर्थ पर आ सकता है। इतना लंबा डीएनए हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है जी, तो हर एक सिंगल सेल के अंदर 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए होता है, ये एक मेन पॉइंट है। अब ये जो लंबा इतना डीएनए, तो फिर ये इसके अंदर कैसे आ गया, सेल के अंदर कैसे आ गया? वो खुद को लिपटा हुआ है। ठीक है, वो खुद को लपेट कर किसमें चेंज हो जाता है, वो क्रोमोसोम्स में चेंज होता है। तो डीएनए पैकेजिंग आप इंटर क्लास में पढ़ोगे ना, डीएनए पैकेजिंग क्या टॉपिक होता है, इसका थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन यहाँ पर भी बता दूंगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्रोमोसोम जो है वो असल में डीएनए का ही कंडेंस फॉर्म में, जब हम डीएनए को लिपेट कर एक मिसाल के तौर पर ये धागा है, ठीक है, ये बिखरा हुआ धागा है, अगर आप इसको क्या कर रहे हो, इस बिखरे हुए धागे को लपेट कर इसे छोटा रॉड लाइक स्ट्रक्चर बना देते हो। ठीक है, इसी तरीके से डीएनए भी इसे बिखरा हुआ होता है और उसको हम लपेट कर इसे रॉड लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। उसी रॉड लाइक स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया था क्रोमोसोम्स का। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स दरअसल डीएनए का कंडेंस फॉर्म होता है। क्रोमोसोम्स में होता है क्या, एक तो मैंने कहा डीएनए है, और डीएनए जाहिर सी बात है ये खुद को लपेट रहा है, किसी चीज के ऊपर लपेटता होगा ना, तो वो चीज क्या है, वो है हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए क्या करता है, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर खुद को लपेट देता है। ठीक है, ये क्यों होता है? क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का चक्कर होता है। डीएनए पे चार्ज होती है, ठीक है, और हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर चार्ज होती है, दोनों अपोजिट चार्ज होती है, तो इसलिए वो क्या जाता है, वो लिपेट लेता है। ठीक है, तो डीएनए क्या करता है, खुद को हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर ऐसे लपेटता लपेटता फिर जाकर क्या बन जाता है, क्रोमोसोम बनता है। इसका मतलब है क्रोमोसोम में आपको एक तो डीएनए देखने को मिलेगा, दूसरा हिस्टोन प्रोटीन देखने को मिलेगा। अब क्रोमोसोम की डिस्कवर की अगर बात करें तो इसको किसने डिस्कस किया था? इसको डिस्कवर किया था स्ट्रासबर्गर ने। ठीक है जी, ये नेम इंपॉर्टेंट है। स्ट्रासबर्गर वाज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर द क्रोमोसोम्स। ठीक है जी। अब होता है क्या, मैंने कहा ना डीएनए की अगर मैं पैकेजिंग की मैं बात करूं, अब होता है क्या, मैं अगर यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सपोज ये हमारे पास लंबा चौड़ा थ्रेड है हमारा डीएनए, ठीक है, और ये है हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन है, ऐसे 8 हिस्टोन प्रोटीन मिलकर एक बड़ा ऑक्टोमर बनाते हैं, ऑक्टोमर बनाते हैं। ठीक है,
इस हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए क्या करता है, खुद को लिपेट देता है। अब लंबा डीएनए है, बहुत लंबा डीएनए है, मैंने आपको बताया एक सिंगल सेल के अंदर कितना लंबा डीएनए होता है, 2 मीटर लॉन्ग डीएनए होता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे जो है वो स्टोन पड़े होंगे। ठीक है, तो हर एक स्टोन पे क्या करेगा, डीएनए खुद को लिपेटते जाएगा, इसके ऊपर लिपेटेगा, फिर इसके ऊपर लिपेटता हुआ जाएगा, फिर यहाँ पर एक और, अब मिसाल के तौर पर हिस्टोन प्रोटीन है, इसके ऊपर क्या करेगा, खुद को डीएनए लिपेटता हुआ जाएगा। ठीक है, तो डीएनए इस तरह से लिपेटता हुआ जाएगा। इस स्ट्रक्चर को यहां से लेकर यहां तक, इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं न्यूक्लियोसोम का, न्यूक्लियोसोम का नाम देते हैं। यहां से लेकर ये भी क्या, ये पूरा न्यूक्लियोसोम है, ये क्या, ये यहां से लेकर ये एक अलग से न्यूक्लियोसोम है, ये अलग से एक न्यूक्लियोसोम है। ठीक है, तो डीएनए जब खुद को हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर लपेट देता है तो क्या बनता है, न्यूक्लियोसोम बनता है। यही न्यूक्लियोसोम, ये जो ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम हो जाएंगे, यहाँ पर एक और हिस्टोन प्रोटीन है और इसके ऊपर डीएनए ने खुद को लपेट लिया, फिर यहाँ से एक और हिस्टोन प्रोटीन है, यहाँ पर डीएनए ने खुद को लपेट लिया। ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम जब ये भी आपस में क्या कर देंगे, लिपेटते जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, एक क्रोमेटिन फाइबर बन जाएगा, क्रोमेटिन फाइबर बन जाएगा। इसी क्रोमेटिन फाइबर को हम और अगर हम लिपेट दें तो एक रॉड लाइक, एक जो है वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स ऐसे बनता है, क्या करता है कि डीएनए जो है वो किसके ऊपर, यहां पर हिस्टोन प्रोटीन है, उसके ऊपर खुद को लपेट देता है। ठीक है, डीएनए जब हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर लपेट देगा तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम खुद के ऊपर क्या होते जाएंगे, कंडेंस होते जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, क्रोमेटिन फाइबर बन जाएगा, क्रोमेटिन फाइबर बन जाएगा। ठीक है, क्रोमेटिन फाइबर और खुद को लपेट देंगे तो फिर जाकर एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम कहते हैं। इसी तरीके से क्या बन जाता है, क्रोमोसोम्स बनता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इस चीज को समझते हैं, डीएनए वरेप्स अराउंड हिस्टोन प्रोटीन टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम। डीएनए जब हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर लपेटेगा तो सबसे पहली जो चीज बनेगी वो कौन सी चीज बनेगी, वो न्यूक्लियोसोम बनेगी। ये आपको इंटर क्लास में लिखा हुआ है, लेकिन मैं थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि ये क्रोमोसोम असल में है कौन सी चीज, भला ये कौन सी है। ये कुछ नहीं है, हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए का ही लिपटा हुआ एक फॉर्म है। ठीक है, मतलब डीएनए का जो है वो कंडेंस फॉर्म है क्रोमोसोम्स। डीएनए उस हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर लिपटेगा तो क्या बनेगा, पहले न्यूक्लियोसोम बनेगा, फिर यही न्यूक्लियोसोम और फोल्ड हो जाएगा और इसको हम मोड़ते जाएंगे और उसको कंडेंस करते जाएंगे तो क्रोमेटिन फाइबर बन जाएगा। ठीक है, और सेल डिवीजन के दौरान यही क्रोमेटिन फाइबर जो है और मजीद कंडेंस होकर एक विजिबल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जिसको हम नाम देते हैं क्रोमोसोम्स का, जो कि अभी अभी मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी, तो इसी तरीके से क्या बनता है, इसी तरीके से क्रोमोसोम्स बनता है। क्रोमोसोम्स कैसे बनेगा, जब डीएनए हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन आपस में खुद के ऊपर लपेट लेंगे और क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोसोम बनेगा। न्यूक्लियोसोम को और अगर हम फोल्ड करें तो क्रोमेटिन फाइबर बनेगा। क्रोमेटिन फाइबर को और अगर हम सेल डिवीजन के दौरान और उसको और कंडेंस किया जाए और मजीद कंडेंस किया जाए तो फिर ये क्या बन जाता है, फिर ये बन जाता है क्रोमोसोम। ठीक है, तो क्रोमोसोम में सिर्फ क्यों कौन सी चीजें प्रेजेंट है, हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये सेल डिवीजन के दौरान आपको हमेशा क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्रोमोसोम्स आर विजिबल ओनली ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दौरान जब सेल डिवाइड कर रहा होगा उस वक्त, जब जिस वक्त सेल डिवाइड नहीं कर रहा होगा उस वक्त आपको क्रोमोसोम्स नजर नहीं आएंगे, उस वक्त आपको क्रोमेटिन फाइबर नजर आएंगे। ठीक है, लेकिन जब सेल डिवीजन होगी तो फिर क्या देंगे, क्रोमेटिन फाइबर्स को और हम क्या करेंगे, लपेट कर उसको किस में चेंज कर देंगे, क्रोमोसोम्स। इसका मतलब है क्रोमोसोम्स आपको सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीजन के दौरान देखने को मिलेंगे, सेल डिवीजन के बगैर नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, वैसे सेल डिवीजन जब नहीं होगा तो क्या होगा, तब आपका क्रोमोसोम्स क्रोमेटिन फाइबर्स की सूरत में मौजूद होगा। अब अगर क्रोमोसोम्स के मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, जैसे हर एक सेल का पार्ट का भी स्ट्रक्चर हमने स्टडी किया है, तो क्रोमोसोम्स के जो है वो स्ट्रक्चर की भी स्टडी कर देंगे। क्रोमोसोम्स में अब कितनी चीजें होती हैं, 4 चीजें होती हैं। एक क्या होता है, सेंट्रोमियर, क्रोमेटिड, काइनेटोकोर और टीलोमर। इसका मतलब मैं आपको यहाँ पर डायग्राम के साथ समझा देता हूँ। हम क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो 4 चीजें। ठीक है, पहले के लिए सेंट्रोमियर। ठीक है, ये हम क्रोमोसोम्स की आर्म पहले बनाते हैं, ये क्रोमोसोम्स की एक आर्म है। ठीक है, ये क्रोमोसोम्स की दूसरी आर्म है, ये क्रोमोसोम्स की आर्म हो गई। ठीक है जी, ये क्रोमोसोम्स की आर्म होगी, 2 क्रोमोसोम्स की आर्म हमने उठा लिया। इन दोनों आर्म को होल्ड करने वाला जो स्ट्रक्चर्स होता है, जिसको हमने नाम दिया था सेंट्रोमियर, जिसका दूसरा नाम क्या था,
प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कल वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था, ये सेंट्रोमियर है। ठीक है जी, ये बीच में क्या है, ये आपका क्रोमोसोम्स की आर्म है, और क्रोमोसोम्स की आर्म को हम कहते हैं क्रोमेटिड। क्रोमेटिड क्या कहेंगे, ये क्रोमेटिड है। क्रोमोसोम्स की जो आर्म है ये एक क्रोमेटिड है, ये दूसरा क्रोमेटिड है। ठीक है, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये है सेंट्रोमियर। ये क्या है, सेंट्रोमियर। ठीक है, दो चीजें होंगी। और डीएनए के एंड पर क्या होता है, यहां पर एक टीलोमर रीजन होता है, टीलोमर डीएनए होता है। इसको हम, इस वाले पॉइंट को हम क्या कहते हैं, टीलोमर कहते हैं। क्या कहते हैं, ये एंड वाला जो रीजन है इसको हम क्या कहते हैं, टीलोमर। ठीक है, ये क्या है, ये ऐसा हमारा टीलोमर है। तो तीन ऐसे हो गए। ठीक है, और लास्ट में क्या होता है, एक प्रोटीन की प्लेट यहां पर मौजूद होती है। प्रोटीन की यहां पर ये प्लेट मौजूद है, यहां पर इस साइड पर प्रोटीन की कप शेप एक जो है प्लेट मौजूद होती है। इस हिस्से को हम क्या कहते हैं, काइनेटोकोर कहते हैं। क्या कहेंगे इसको हम, काइनेटोकोर। ये काइनेटोकोर है, ये जो है सेंट्रोमियर की इसे साइड में होता है। जब सेल डिवीजन होती है हमें पता है, यहां से सेंट्रल होता है, यहां से सेंट्रल होता है। सेंट्रल क्या करता है, स्पिंडल फाइबर्स को रिलीज करता है। ये स्पिंडल फाइबर्स दरअसल क्रोमेटिड पे नहीं चिपकते, ये कहां पर चिपकते हैं, ये इस काइनेटोकोर पे चिपकते हैं। काइनेटोकोर पे जाकर क्या करते हैं, ये सेंट्रोस के जो है वो स्पिंडल फाइबर इस पे आकर क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे नहीं कि इसके ऊपर जाकर अटैच होंगे। स्पिंडल फाइबर जो है वो क्रोमेटिड आर्म पर अटैच नहीं होते हैं। ये काइनेटोकोर प्लेट जो होती है इस पर अटैच होते हैं, फिर खींचते हैं दो क्रोमोसोम्स, इस तरह से वो अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, ये जो काइनेटोकोर प्लेट है, एक काइनेटोकोर प्लेट में तकरीबन से ऐसे समझिए 4 से 40 स्पिंडल फाइबर जुड़ सकते हैं। 4 से 40 स्पिंडल फाइबर जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए कि जब सेल डिवीजन होती है, जो सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो स्पिंडल फाइबर्स को रिलीज करते हैं, वो काइनेटोकोर पर अटैच होंगे। एक काइनेटोकोर के ऊपर कितने स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो सकते हैं, कम से कम 4 और ज्यादा से ज्यादा 40 स्पिंडल फाइबर्स काइनेटोकोर पर जोड़ सकते हैं। तो ये क्रोमोसोम्स का बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, चार चीजें, एक तो क्या है यहाँ पर, जैसे मैंने कहा ये सबसे पहले है, ये है हमारा सेंट्रोमियर। ठीक है, पहला स्ट्रक्चर सेंट्रोमियर। फिर क्रोमोसोम्स की एक आर्म, फिर क्रोमोसोम्स की दूसरी आर्म, क्रोमोसोम्स की आर्म को हमने नाम दिया क्रोमेटिड का, ये सेंट्रोमियर। और ये एंड में डीएनए जो है टीलोमर है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्रोटीन की कप शेप एक क्या है, प्लेट मौजूद है, जिसको हमने नाम दिया था काइनेटोकोर। तो क्रोमोसोम्स में ये चार चीजें होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी, क्रोमेटिड मतलब क्रोमोसोम्स की आर्म, और क्रोमेटिड को होल्ड करने वाला स्ट्रक्चर सेंट्रोमियर, क्रोमोसोम्स के एंड वाला जो डीएनए है स्ट्रक्चर जो है उसको हमने नाम दिया टीलोमर का, और सेंट्रोमियर की साइड में प्रोटीन की प्लेट जो होती है उसको हमने नाम दिया काइनेटोकोर। तो ये चार चीजें प्रेजेंट होती है क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर्स में, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कहा ना, क्रोमोसोम्स इज कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर। कौन कौन से होते हैं, सेंट्रोमियर होता है, क्रोमेटिड जिसको हम क्रोमोसोम्स की आर्म भी कहते हैं, काइनेटोकोर जो कि सेंट्रोमियर के साइड में एक प्रोटीन की प्लेट है वो लगी होती है, और टीलोमर जो क्रोमोसोम्स का आखिरी एंड जो है रीजन जो है उसको हमने नाम दिया टीलोमर। तो ये चार चीजें होती हैं क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर में। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा है, जो गैमेट होता है। अब गैमेट हम किसको कहते हैं, गैमेट कहते हैं हम सेक्स सेल को। ठीक है, सेक्स सेल जो कि मेल में क्या होता है, स्पर्म होता है, और फीमेल में क्या होता है, ओवम होता है। ठीक है, स्पर्म और ओवम, इनको हम सेक्स सेल भी कहते हैं या फिर गैमेट्स में कहते हैं। इन सेक्स सेल में आपको सिर्फ और सिर्फ क्रोमोसोम्स का एक ही सेट नजर आएगा, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो गैमेट्स में आपको एक सेट क्रोमोसोम्स का प्रेजेंट होता है, और क्रोमोसोम्स के एक सेट को हम क्या कहते हैं, हैप्लॉइड कहते हैं। ठीक है, वो एक सेट किसी का भी हो सकता है, वो मदर का भी हो सकता है, वो फादर का भी हो सकता है। सपोज कि हमें पता है कि जो है वो मेरे बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स हैं, 40। लेकिन जब गैमेट्स बनते हैं, जब स्पर्म बनते हैं या ओवम बनता है, तो ये 40 के कितने हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, 23 इसमें, 23 इसमें। तो ये एक सेट है, ये सिर्फ यहाँ पर एक सेट है। यहाँ पर देखो दो सेट है, ये वाला दोनों इसमें एक ही में मौजूद है। लेकिन जब म्योसिस होती है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस हो जाता है,
सिर्फ एक सेट आ पाता है, दूसरा सेट दूसरे सेल में चला जाता है, तो एक सेल में सिर्फ एक सेट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ऐसे सेल को भी हम हैप्लॉइड सेल कहते हैं, और ऐसे जो है एक सेट ऑफ जो क्रोमोसोम्स का जो होता है उसको भी हम क्या कहते हैं, हैप्लॉइड क्रोमोसोम कहते हैं। और इसको जाहिर किया जाता है खाली एन से, खाली एन से हम इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, डोनेट करते हैं, डिनोटेड। तो ये आपको पता होना चाहिए हैप्लॉइड को जो है वो किस चीज से डिनोटेड किया जाता है, वो एन नंबर से रिप्रेजेंट हम उसको करते हैं। ठीक है, तो टोटल 46 क्रोमोसोम्स है। ये कितने सेट है, 2 सेट है, 23 का एक सेट, 23 का दूसरा सेट। गेमेट में हमेशा एक ही सेट प्रेजेंट होता है, 23। ठीक है, और वो 23 आपको पता है वो या मदर का भी हो सकता है, वो फादर का भी हो सकता है। तो गेमेट में कुछ भी जो है वो एक ही सेट होगा, फिर वो चाहे मदर का हो चाहे वो फादर का हो, उसको हम क्या कहेंगे, हैप्लॉइड कहेंगे। और हैप्लॉइड को हम जाहिर करते हैं एन से। जैसे मेरा एन क्या है, मतलब स्पर्म में मेरा एन क्या है, मेरा एन है 23। एन क्या है यहाँ पर 23, मतलब मेरे पास एक सेट है क्रोमोसोम्स का। ठीक है, दूसरा अगर मैं वेजिटेटिव सेल की मैं बात करूं, जिसको हम सोमेटिक सेल भी कहते हैं, मतलब गेमेट के अलावा आपकी बॉडी के अंदर दूसरे जितने भी सेल है वो सारे के सारे आपके सोमेटिक सेल्स कहते हैं उनको, या फिर हम उनको वेजिटेटिव सेल कहते हैं। ठीक है, तो वेजिटेटिव सेल या सोमेटिक सेल्स जो होते हैं उनमें आपको हमेशा 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं, और 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम को हम क्या कहते हैं, डिप्लॉइड। मिसाल के तौर पर मेरे आंख के जो सेल है, मेरे लिवर के जो सेल्स हैं, मेरे हार्ट के सेल्स हो गए, मेरे लंग्स के सेल्स हो गए। गेमेट्स के अलावा बाकी आपकी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं उनमें आपको 2 सेट क्रोमोसोम्स के देखने को मिलते हैं, मतलब टोटल 46 क्रोमोसोम्स है, तो इसके 2 सेट बनेंगे 23 के, और दोनों इसमें मौजूद है। आपका इसका मतलब है आपकी बॉडी, पूरी बॉडी के अंदर हर एक सेल में आपका मदर का सेट भी प्रेजेंट है, फादर का सेट भी प्रेजेंट है। तो 2 सेट प्रेजेंट है, एक जो है वो सेल के अंदर है। तो ऐसे जो है वो सेट को हम क्या कहते हैं, डिप्लॉइड कहते हैं। डाई का मतलब ही क्या होता है यहाँ पर, 2, मतलब 2 सेट हो क्रोमोसोम्स के, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, 2n से। किससे किया जाता है इसको रिप्रेजेंट, 2n से हम इसको रिप्रेजेंट कहते हैं। 2 का मतलब होता है 2 सेट। ठीक है, और n मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, या सेट ऑफ क्रोमोसोम्स को n है सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, एक सेट क्रोमोसोम्स का है। 2 का मतलब है 2 सेट है क्रोमोसोम्स के, तो डिप्लॉइड को हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपको बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए। और भी चलते हैं आगे, क्रोमोसोम्स का भी लेक्चर थोड़ा लंबा चलेगा। ठीक है, अब कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि एक सेल के अंदर बहुत सारे सेट क्रोमोसोम्स के प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो मदर के या फादर के, बहुत सारे सेट भी मौजूद होते हैं, और ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं यूप्लियोइडी कंडीशंस। यूप्लियोइडी कंडीशंस, यूप्लियोइडी कंडीशन किसमें पाई जाती हैं, ये आपका एमसीक्यू है, मुझे आप बताएंगे। ठीक है जी, तो जब एक सेल के अंदर बहुत सारे सेट हों क्रोमोसोम्स के, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, यूप्लियोइडी कंडीशंस कहते हैं। ठीक है जी, जनरली क्रोमोसोम्स हैज 1 सेंट्रोमियर एंड 2 क्रोमेटिड्स। ये मैंने आपको स्ट्रक्चर में भी बताया था, ये मैंने कहा कि एक क्रोमोसोम्स में आपको 2 क्रोमेटिड नजर आ रहे हैं और एक आपको सेंट्रोमियर नजर आता है। ठीक है जी, काइनेटोकोर तो होती है, मतलब आपको इतना पता होना चाहिए क्रोमेटिड कितने होंगे, 2, सेंट्रोमियर कितने होंगे, 2। जनरली मतलब आम जो नॉर्मल जो क्रोमोसोम्स होता है, जनरली क्रोमोसोम्स में आपको एक आपको सेंट्रोमियर देखने को मिलेगा और 2 क्रोमेटिड देखने को मिलते हैं। लेकिन कभी कभी किसी किसी जानदार चीज के अंदर क्या होता है, एक क्रोमोसोम्स में आपको 2 सेंट्रोमियर नजर आते हैं। ऐसा क्रोमोसोम जिसमें आपको 2 सेंट्रोमियर क्रोमोसोम्स आए तो उसको हम कहते हैं बायसेंट्रिक क्रोमोसोम्स। क्या कहेंगे, बायसेंट्रिक। यहाँ पर सेंट्रिक जो वर्ड जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको जाहिर कर रहा है, सेंट्रोमियर को जाहिर कर रहा है। एक ही क्रोमोसोम पर 2 सेंट्रोमियर, तो ऐसे क्रोमोसोम्स को हम क्या कहेंगे, बायसेंट्रिक क्रोमोसोम्स। ऐसे क्रोमोसोम जिसमें आपको बहुत सारे आपको सेंट्रोमियर नजर आए, बहुत ज्यादा है, मतलब 2 से ज्यादा है, 3 है, 4 है, 5 है, तो ऐसे क्रोमोसोम्स को हम कहते हैं पॉलीसेंट्रिक क्रोमोसोम्स। पॉलीसेंट्रिक क्रोमोसोम्स। और ये वाले जो पॉलीसेंट्रिक क्रोमोसोम्स आपको किस में देखने को मिलेंगे, स्पायरोजायरा, एक अलची है, उसमें एस्क्रीज, ह्यूमन बॉडीज के अंदर कुछ वॉर्म्स रहते हैं, उनको हम एस्क्रीज कहते हैं। तो इनमें आपको पॉलीसेंट्रिक क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे, मतलब उनके क्रोमोसोम्स में आपको बहुत सारे जो है वो सेंट्रोमियर नजर आते हैं। हालांकि होता सेंट्रोमियर एक है, लेकिन वो डिफ्यूज होकर जो अलग अलग टुकड़ों में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो पॉलीसेंट्रिक क्रोमोसोम्स भी होते हैं, बायसेंट्रिक क्रोमोसोम्स भी होते हैं, और कभी कभी तो कोई सेंट्रोमियर होता भी नहीं है। और वो क्यों नहीं होता, कभी कभी ऐसा होता है कि जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से या म्यूटेशन की वजह से जो है वो सेंट्रोमियर होता ही नहीं है क्रोमोसोम्स में। ऐसे क्रोमोसोम्स को हम कहते हैं एसेंट्रिक क्रोमोसोम्स।
एसेंट्रिक क्रोमोसोम्स का मतलब क्या होता है? ऐसा क्रोमोसोम्स जिसके पास कोई भी सेंट्रोमियर मौजूद ना हो। मैंने यहाँ पर लिखा है ना, सम टाइम ड्यू टू जेनेटिक डिफेक्ट और म्यूटेशन सेंट्रोमियर इज एब्सेंट। ठीक है, किसी किसी क्रोमोसोम्स में म्यूटेशन की वजह से या कोई फॉल्ट हो जाता है, जेनेटिक फॉल्ट की वजह से सेंट्रोमियर एब्सेंट हो जाता है। ऐसे क्रोमोसोम्स को हम कहते हैं एसेंट्रिक क्रोमोसोम्स। और ये याद रखिएगा, ये नॉर्मल क्रोमोसोम्स नहीं होते हैं, ये एबनॉर्मल क्रोमोसोम्स हैं, क्योंकि ये फॉल्ट की वजह से हुआ है। तो फॉल्ट तो हमारे पास एबनॉर्मल होगा। ठीक है, ये एबनॉर्मल क्रोमोसोम्स होते हैं। क्लियर है? यहाँ तक ये चीजें समझ में आ गई। चलिए अब हम थोड़ा टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स की तरफ आते हैं, जो कि हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज थोड़ा समझा देता हूँ, अब ताकि आपको जो है वो क्लियर रहे। वो ये कि अब किताबों में हम जो क्रोमोसोम्स की जो शेप देते हैं वो ऐसे देखते हैं, ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे 4 आर्म हमें नजर आते हैं किताबों में। अब हमने क्रोमोसोम्स को हमेशा ऐसा देखा होगा, लेकिन याद रखें जो क्रोमोसोम्स से होता है, एक्चुअल क्रोमोसोम्स ऐसा होता है, एक्चुअल क्रोमोसोम्स ऐसा होता है। फिर ये हमें क्यों दिखाते हैं? ये वाली कंडीशन जब सेल डिवीजन होती है, जब डीएनए अपने आप को डुप्लीकेट कर लेता है ना, तब क्रोमोसोम्स आपको ऐसा देखने को मिलेगा। डुप्लीकेट मतलब ये एक क्रोमोसोम है ना, एक क्रोमेटिड है, ये इसमें क्रोमोसोम से ये अपनी एक कॉपी तैयार करेगा और ये वाला अपनी एक कॉपी तैयार करेगा। ये जो है वो रेप्लिकेशन की बाद की कहानी है। रेप्लिकेशन से पहले नॉर्मल क्रोमोसोम ऐसे होते हैं, हमारे जो 46 क्रोमोसोम है वो ऐसे हैं। ठीक है, लेकिन जब सेल डिवीजन होती है तब डीएनए रेप्लिकेशन होती है, तो ये वाली अपनी कॉपी तैयार कर लेगा, ये वाला अपनी कॉपी तैयार कर लेगा, और ये वाला क्या कर लेगा, ये वाला यहाँ से अपनी कॉपी तैयार कर लेगा। ठीक है, तो ये सेल डिवीजन की बात की कहानी है, ये सेल डिवीजन की पहले की कहानी है। नॉर्मली क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं, लेकिन सेल डिवीजन होती है तो हमें पता है डीएनए रेप्लिकेशन करता है, डीएनए खुद को डबल कर देता है, तो इस तरह से हमारे पास ये डीएनए हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको समझ में आसानी आ जाएगी कि मेट्रासेंट्रिक क्रोमोसोम्स किसको कहते हैं? ऐसे क्रोमोसोम्स जिनकी आर्म इक्वल हो, क्रोमोसोम्स हैविंग 2 इक्वल आर्म, जिनकी दोनों आर्म इक्वल हो। सपोज ये है सेंट्रोमियर, ठीक है, ये एक आर्म, दूसरी आर्म भी बिल्कुल इतनी ही साइज की, बराबर साइज की होती है। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा थोड़ा छोटा लिख रहा है मेरी वजह से, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ऐसा क्रोमोसोम जिनकी दोनों आर्म इक्वल हो, ठीक है, दोनों क्रोमेटिड जो है वो इक्वल साइज के हों, ऐसे क्रोमोसोम्स को हम कहते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्या कहते हैं? मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स। ये हमारे पास मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स है क्योंकि इसकी दोनों आर्म क्या इक्वल है। यहाँ पर अगर मैं अलग से डायग्राम बना दूं, इक्वल आर्म बनाने की कोशिश करता हूँ, ये ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे, फिर से थोड़ा छोटा थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, तब ऐसे इस तरफ से मैं शो करके दिया है। तो इस तरीके से हमारे पास दोनों आर्म क्या होती है, इक्वल साइज की होती है। ऐसे क्रोमोसोम्स को हम क्या कहते हैं? मेट्रासेंट्रिक क्रोमोसोम्स। और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनाफेस हमें पता है ना, मैंने कहा ना, एनाफेस जो है वो माइटोसिस का फेस है या म्योसिस का फेस है। इस फेस में क्या करते हैं? क्रोमोसोम्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होता है। तो एनाफेस के दौरान जो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स है वो अपनी वो उसकी शेप कैसे हो जाती है? वी शेप हो जाती है। किस तरीके से हो जाती है? वी शेप। अब ये सर वी शेप कैसे? अब इसका अगर मैं आपको डायग्राम के साथ में आपको समझा दूं, सपोज, ठीक है, ये है हमारे पास मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स। इसको मैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स यहां पर बनाता हूं। ठीक है, ये मतलब जो है वो सेल डिवीजन है, तो मतलब रेप्लिकेशन हो चुकी है, दोनों आर्म क्या है वो इक्वल है। अब यहां से क्या हो जाएगा? यहां से सेंट्रियोल यहां से सेंट्रियोल ये स्पिंडल फाइबर से क्या करेगा? क्रोमोसोम्स को अपनी अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, ये सेंट्रियोल क्या करेगा? क्रोमोसोम्स को इस तरफ खींचेगा और ये क्या करेगा? इसको इस तरफ खींचेगा। तो ये दो हिस्सों में बट जाएगा, दो हिस्सों में टूट जाएगा। ठीक है, तो ये सेंट्रल अब क्या कर रहा है? ये सेंट्रोमियर है और ये आर्म इस तरीके से होगी। ठीक है, और यहां से भी क्या करता है? यहां से भी डीएनए था, तो दो हिस्सों में बट गया। तो यहाँ सेंट्रोमियर है और ये स्पिंडल फाइबर से इसको खींच रहा है। अब देखो इसकी शेप कैसे आपको दिखाई दे रही है? वी शेप दिखाई दे रहा है। किस शेप का? वी शेप, क्योंकि दोनों आर्म इक्वल है, दोनों आर्म इक्वल है। तो ये एनाफेज के दौरान हमें पता है ना, सेंट्रोल्स क्या करता है? एनाफेज के दौरान क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ खींचता है। तो एनाफेज के दौरान आप देखोगे जो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स है उसकी शेप आपको वी शेप की दिखाई देगी। इसी वी, क्योंकि आर्म दोनों इक्वल साइज की हैं, इसलिए वी शेप का दिखाई देता है क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग एनाफेज। ठीक है,
अब सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है, हैविंग वन स्लाइटली लार्ज आर्म एंड वन स्लाइटली शॉर्ट आर्म। इसका मतलब क्या है, जो सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स है उसकी एक आर्म थोड़ी बड़ी, दूसरी आर्म थोड़ी छोटी, थोड़ी बड़ी थोड़ी छोटी, ज्यादा बड़ी नहीं ना ज्यादा छोटी, एक आर्म थोड़ी बड़ी दूसरी आर्म थोड़ी छोटी। ऐसे क्रोमोसोम्स को हम क्या कहते हैं, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। क्या कहेंगे, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स। और सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स एनाफेज के दौरान, किस फेज के दौरान, एनाफेज के दौरान कौन सी शेप को जाहिर करता है, एल शेप का, एल शेप का। सर कैसे, सपोज फिर से अगर मैं आपको डायग्राम बना के समझा दूं, ये है हमारा सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स। इसकी क्या है, इसकी एक आर्म थोड़ी बड़ी और दूसरी आर्म थोड़ी छोटी, नीचे वाली थोड़ी छोटी है, ऊपर वाली थोड़ी क्या है, बड़ी है। अब क्या होगा, यहां से सेंट्रोल स्पिंडल फाइबर्स रिलीज हुए, यहां से भी स्पिंडल फाइबर्स रिलीज हुए, ये सेंट्रियोल क्रोमोसोम्स को इस तरफ खींच रहा है, ये वाला इस तरफ खींच रहा है, ये दोनों यहां से टूट जाएंगे और शेप क्या हो जाएगी, कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ये एक बड़ी थी और दूसरा क्या था, यहां से छोटा था, तो ये किस शेप का नजर आ रहा है आपको, एल शेप का नजर आ रहा है। यहां से ये या जो टूटा ये वाला हिस्सा इस तरीके से जाएगा, यहाँ पर एक और सेंट्रोल था, यहाँ पर सेंट्रोल था, इसने खींचा। अब यहाँ पर भी क्या इस तरीके से ये हो जाएगा, एक थोड़ी बड़ी आर्म और दूसरी थोड़ी थोड़ी छोटी आर्म। ठीक है, तो नजर आ रहा है एल शेप का दिखाई दे रहा है। तो एनाफेज वो कंडीशन है जब क्रोमोसोम्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, और इस दौरान जो है जो सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स है वो अल्फाबेट एल की तरह क्या आएगा आपको नजर आएगा। अल्फाबेट में हम ये वाला बड़ा करके लिखते हैं, ये वाला थोड़ा छोटा करके लिखते हैं। इसी तरीके से जो सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स होता है वो एनाफेज के दौरान एल शेप को जाहिर करता है। तो ये शेप आपको पता होनी चाहिए, किस में कौन सी शेप जाहिर होगी। ठीक है, तो ये एल शेप का देखने को मिलता है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स। उसके बाद मैं अगर एक एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स की मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है, एक आर्म बहुत बड़ी और दूसरी आर्म बहुत छोटी। क्रोमोसोम्स हैविंग वन लार्ज आर्म एंड वन स्मॉल आर्म। एक आर्म बहुत छोटी और एक आर्म बहुत बड़ी। कैसे, ये मिसाल के तौर पर ये सेंट्रोमियर है, ये इसकी एक आर्म है और ये इसकी दूसरी आर्म है। तो दूसरी आर्म देखो कितनी छोटी है, ये आर्म छोटी है, ये आर्म बड़ी है। तो एक जो आर्म है वो बहुत बड़ी, दूसरी आर्म जो है वो बहुत छोटी। और ऐसे एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स आपको एनाफेज के दौरान जे शेप के दिखाई देंगे। किस शेप के दिखाई देंगे, जे शेप के। अगर इसका भी मैं डायग्राम बनाऊं तो सपोज ये है मेरा एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स, इसकी दो आर्म बहुत बड़ी हैं, डीएनए रेप्लिकेशन की पहले की कहानी, और दो छोटी हैं, दो बड़ी दो छोटी। यहां से सेंट्रियोल आएगा, यहां से सेंट्रियोल आएगा, ये स्पिंडल फाइबर्स रिलीज करेगा, ये स्पिंडल फाइबर्स रिलीज करेगा। ठीक है, ये सेंट्रियोल इसको इस तरफ खींचेगा, ये वाला सेंट्रियोल इसको इस तरफ खींचेगा, बीच में ये टूट जाएगा और क्या करेगा वो इसकी तरफ आ जाएगा। तो वो शेप क्या हो जाएगी, शेप इसकी इस तरह से एक बड़ी हो जाएगी और एक छोटी हो जाएगी। ठीक है, यहां से भी ये सेंट्रियोल भी क्या करेगा, इस क्रोमोसोम को खींचेगा, ये थोड़ी बहुत बड़ी है और ये थोड़ी छोटी हो जाएगी। तो ये जो है आपको देखो, ये आपको जे शेप की नजर आ रहा है। जे शेप जो होता है ना, अल्फाबेट हम जे ऐसे करके लिखते हैं, तो इस शेप का वो क्या आ जाएगा आपको नजर आएगा। तो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स में एक आर्म बहुत बड़ी होती है, दूसरी छोटी होती है, और जो है वो इसकी शेप जो है एनाफेज के दौरान कैसे होती है, जे शेप होती है। चलिए जी, उसके बाद लास्ट है हमारा टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स। अब टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स में क्या होता है, जो जो सेंट्रोमियर जो होता है, सेंट्रोमियर, ठीक है ना, ये वाला सेंट्रोमियर देखो, इसकी दोनों आर्म इक्वल लिखते हैं क्योंकि सेंट्रोमियर थोड़ा बीच में, यहाँ से थोड़ा सेंट्रोमियर खिसक गया तो एक आर्म थोड़ी छोटी होगी, एक आर्म थोड़ी बड़ी होगी। यहाँ पर क्रोमोसोम्स और शिफ्ट हो गया, और शिफ्ट हो गया तो एक आर्म बहुत छोटी होगी, दूसरी आर्म बहुत बड़ी होगी। तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर क्या हुआ है, एक आर्म बहुत छोटी होगी, मतलब ये सेंट्रोमियर की वजह से हो रहा है। सेंट्रोमियर जितना आगे आ जाएगा वो इतना इस तरह से उसकी शेप होती जाएगी। तो जो टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स है इसमें क्या होता है, जो सेंट्रोमियर जो है वो टीलोमर, मतलब टीलो का मतलब होता है एंड वाले रीजन पे पहुंच जाए। मिसाल के तौर पर ये है आर, अब सेंट्रियोल यहां
पहुंच गया है, ऊपर पहुंच गया। अब यहाँ से कोई आर्म है ही नहीं है, दूसरी कोई आर्म ही नहीं है, टीलोमर रीजन पर पहुंच गया है। सेंट्रल कहां पर पहुंच गया? टीलोमर रीजन पर पहुंच गया। और ऐसे जो टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स है ये एनाफेज के दौरान आपको आई शेप के देखने को मिलेंगे। अब सर ये कैसे? इसका भी अगर मैं आपको डायग्राम जो है वो समझा दूं, सपोज ठीक है, ये है सेंट्रोमियर और ये आ। अब यहां से तो कोई है ही नहीं यार, अब क्या क्या यहां से ये सेंट्रियोल आगे, सेंट्रियोल ने स्पिंडल फाइबर लिस्ट के, यहाँ से सेंट्रियोल ने स्पिंडल फाइबर लिस्ट के खींचा तो ये अलग अलग हो गए, अलग अलग हो गए। तो यहाँ से इस तरीके से ये एक हमारा क्रोमोसोम्स है, ठीक है, सॉरी इसको मैं इस तक समझ, ये एक क्रोमोसोम्स है इस सेंट्रियोल की तरफ आ रहा है, और दूसरा ये सेंट्रियोल ये क्रोमोसोम्स है जो कि इस वाले सेंट्रियोल्स की तरफ आ रहा है। तो आपको ये कैसे दिखाई दे रही है? आपको आई शेप की दिखाई दे रहे हैं। किस शेप की दिखाई दे रहे हैं? आई शेप के दिखाई दे रहे हैं। इसलिए हम एक्रोसेंट्रिक की शेप हम क्या समझते हैं? आई शेप के होते हैं, ठीक है जी। तो एक्रोसेंट्रिक जो है वो एनाफेज के दौरान आपको, सॉरी टीलोसेंट्रिक, सॉरी टीलोसेंट्रिक जो है वो आपको एनाफेज के दौरान आई शेप के देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। इन ह्यूमन टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स इज एब्सेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। हमारी बॉडी के अंदर कोई भी टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स नहीं होता, मतलब हमारे बॉडी के अंदर आपको 3 टाइप के ही क्रोमोसोम्स मिलेंगे, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स हमारी बॉडी के अंदर नहीं होता। और आपको जो सेक्स सेल का पता है, फीमेल के अंदर क्या होता है? एक्स एक्स होता है, और मेल के अंदर क्या होता है? एक्स वाई, ठीक है, मतलब एक्स और वाई, ठीक है, ये तो एक्स है मतलब ये भी एक्स है, एक्स और वाई। जो एक्स क्रोमोसोम जो होता है वो सब मेटासेंट्रिक होता है, और जो वाई क्रोमोसोम्स होता है ये एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स होता है। ये भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भूलिएगा नहीं। यहाँ पर मैं स्टार लगा रहा हूँ, यहाँ पर मैं स्टार लगा रहा हूँ, ठीक है। ये आपको जेनेटिक्स में जब आएंगे ना तो जेनेटिक्स में ये चीज आपको दोबारा से पढ़नी पड़ेगी। यहाँ पर मैं अलग से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ थोड़ा डिटेल में। तो जो हमारा जो एक्स क्रोमोसोम्स है वो सब मेटासेंट्रिक है, और जो फीमेल के अंदर जो वाई क्रोमोसोम्स होता है वो क्या होता है? वो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स होता है, ठीक है जी। और हमारी बॉडी के अंदर हमें पता है कितने क्रोमोसोम्स हैं? 46 क्रोमोसोम्स हैं। सबसे ज्यादा जो क्रोमोसोम्स हैं वो किसके हैं? वो सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो 46 क्रोमोसोम्स हैं उसमें ज्यादातर तो सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स हैं। ज्यादातर क्या होते हैं? सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स होते हैं। तो यार हमें पता है क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? टोटल 46 होते हैं। उन 46 क्रोमोसोम्स की हमें शेप भी पता है, ठीक है। 46 क्रोमोसोम्स की शेप भी पता है भाई, कोई एल शेप का है, कोई जे शेप का है, कोई वी शेप का है, कोई आई शेप का है। तो ये कब पता चला हमें? जब हमने सेल डिवीजन में माइटोसिस या मियोसिस के फेज की स्टडी की। हमने देखा क्रोमोसोम की जो सही काउंटिंग जो होती है वो मेटाफेज के दौरान होती है। मेटाफेज के दौरान आप क्रोमोसोम को काउंट कर सकते हैं, ठीक है। ये बेस्ट जो है वो स्टेज है, अब जहां आपको वो क्रोमोसोम्स बिल्कुल क्लियर नजर आते हैं, आप गिन सकते हैं। तो क्रोमोसोम की काउंटिंग का जो बेस्ट फेज कौन सा है? मेटाफेज। क्रोमोसोम की शेप का जो बेस्ट फेज कौन सा है? वो एनाफेज। अभी अभी हमने इन सारे जो शेप की, जो मैंने कहा ना किसी का वी है किसी का एल है, ये कब हमने देखा था? ये जब एनाफेज, जब क्रोमोसोम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तब ये उनकी शेप हमें सही से नजर आती है। तो क्रोमोसोम की जो शेप का जो बेस्ट जो है स्टेज है वो कौन सा है? वो एनाफेज है। अगर आपको क्रोमोसोम की शेप की स्टडी करनी है तो एनाफेज में कर लो, क्रोमोसोम की काउंटिंग की स्टडी करनी है तो मेटाफेज में कर लो, ठीक है। ये भी बताना चाहिए। अब और आगे चलते हैं कि अब हमें पता है हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं? 46। मेल हो या फीमेल हो सब में कितने क्रोमोसोम्स हैं? इसमें 2 क्रोमोसोम्स निकाल दो जो कि जेंडर डिसाइड करते हैं। मेल के अंदर क्या आता है? एक्स एक्स होता है, फीमेल के भी मिसाल के तौर पर 46 क्रोमोसोम्स है तो 2 क्रोमोसोम निकाल दो, कौन से? एक्स और वाई। तो 46 में से आपने मेल के 2 निकाल दिए, पीछे कितने बचे? पीछे 44 बचे। फीमेल में भी आपने 2 सेक्स क्रोमोसोम्स निकाल दिए, पीछे कितने बचे? इसके पीछे 44 बचे। तो ऐसे क्रोमोसोम्स जो जेंडर को डिसाइड करते हैं, क्रोमोसोम्स विच डिसाइड जेंडर, ऐसे क्रोमोसोम्स को हम एलोसोम कहते हैं। याद रखना एलोसोम। मेल में एलोसोम क्या है? मेल में है एक्स वाई, और फीमेल में क्या है? सर मेल में, हाँ मेल में एक्स वाई है, फीमेल में क्या है? एक्स एक्स है, ठीक है। तो ये एलोसोम है, ये मतलब वो क्रोमोसोम्स है जो जेंडर डिसाइड करेंगे कि बच्चा जो है वो क्या पैदा होगा, लड़का होगा या
लड़की होगी, ठीक है। तो एलोसोम क्रोमोसोम्स, हम उन क्रोमोसोम्स को कहते हैं जो जेंडर डिसाइड करते हैं, और वो कौन से होते हैं, वो मेल में क्या होता है XY, और फीमेल के अंदर क्या होता है XX, ठीक है। फीमेल में मिसाल के ऊपर 46 थे, तो 2 आपने ये निकाले, पीछे कितने बचे 44, और वो 44 आपके क्रोमोसोम्स क्या कहलाएंगे, ऑटोसोम। ये जेंडर डिसाइड नहीं करते हैं। क्रोमोसोम्स व्हिच डज नॉट डिसाइड जेंडर इज कॉल्ड ऑटोसोम। तो ये वाले जो 44 जो क्रोमोसोम्स हैं वो जेंडर डिसाइड नहीं करते हैं, इनको हम ऑटोसोम कहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, एलोसोम कहते हैं, ठीक है जी। ये था हमारा आज का लेक्चर, और आज का लेक्चर भी बहुत लंबा चला गया है, जो कि पूरा क्रोमोसोम्स के ऊपर डिटेल नॉलेज मैंने आप लोगों को दी है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा इसके एमसीक्यू, क्योंकि आगे भी आप पढ़ेंगे, तो इसलिए इसको यहीं पे हमने थोड़ा इसको स्टडी कर लिया। थैंक यू सो मच।